हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग 2020 50-50 सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर 8 जिसमें हम सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग इस लेक्चर को भी हमने 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया है। इस पार्ट में हम लोग बंगाल एंड ईस्ट इंडिया की सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स पढ़ेंगे। काफ़ी सारी आते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं, इस वजह से हम लोगों ने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। अदरवाइज़ एक बार में पढ़ोगे ना याद रहना है और काफ़ी लंबा चला जाएगा वो। तो फिर बंगाल एंड ईस्ट इंडिया की जितनी भी अपराइजिंग्स हैं उसको हमने सबसे पहले लिस्ट डाउन किया है, एक एक करके ऐसे पढ़ेंगे। ये वाली बंगाल एंड ईस्ट इंडिया की है, इसके बाद नॉर्थ इंडिया की देख लेंगे, साउथ इंडिया की देख लेंगे, तो इस हिसाब से। अब सन्यासी रिवोल्ट है सबसे पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1770 का ये रिवोल्ट था। मोस्टली जो इसका टाइम देखा जाता है वो 1763 से लेकर के 1800 तक का टाइम होता है, सन्यासी रिवोल्ट चलता होता है। तो इसमें हुआ क्या था कि 1770 में फेमीन आया था उसमें, और उसके बाद ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट उनकी थी, इतनी हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर ब्रिटिशर्स ने हम लोगों पर इम्पोज किया हुआ था कि उन सब चीज़ों से परेशान होकर ईस्टर्न इंडिया के जो सन्यासीज थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो ओरिजिनली ये लोग पेजेंट्स भी थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको अपने लैंड से एविक्ट कर दिया गया था। इन सन्यासियों को बहुत ही ज़्यादा नंबर में लोगों ने ज्वाइन भी किया था इस रिवोल्ट में। जैसे कि कुछ स्मॉल ज़मींदार्स थे, ठीक है, जिन लोगों की अब लैंड नहीं रही, इस तरीके कुछ, या लैंड से निकाल दिया गया था। कुछ ऐसे डिसबैंडेड सोल्जर्स थे कि जिनको हटा दिया गया था, ऐसे सोल्जर्स थे, उन लोगों ने भी इनको ज्वाइन किया। और जो गांव के जो बहुत ही गरीब सेक्शन था, जो रूरल पुअर थे, उन लोगों ने भी सन्यासीज़ को ज्वाइन किया था इस पूरी मूवमेंट को। अब इन लोगों ने कंपनी की जो फैक्ट्रीज़ थी उसको रेड किया, साथ में जितने भी ट्रेजरीज़ थी कंपनी की उसको रेड किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल रिवोल्ट पर उतर आए थे और कंपनी की फोर्सेस से लड़ना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। तो सन्यासीज़ ने इस तरीके से रिटेलिएट किया था। इनको और भी रिवोल्ट के रीज़न से, जैसे कि इनको मना किया कि होली प्लेसेस पर भी नहीं जाना है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन इस तरीके की भी लगाई गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सा था सन्यासी में। तो इसमें अब हुआ क्या था कि काफ़ी टाइम तक ये चला था। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे, उन्होंने इन रेड्स को थोड़ा सा कम किया, ख़त्म किया कि बहुत टाइम तक आपका ये मिलिट्री एक्शन चल रहा है, और उस चीज़ से इन्होंने ख़त्म किया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही इक्वल पार्टिसिपेशन इस अपराइजिंग में देखा गया था, और इसको फ़कीर रिबेलियन भी कहा जाने लगा था। फ़कीर रिबेलियन भी इसको कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। और एक और यहाँ पर चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनके ऊपर एक इनफैक्ट एक नॉवल भी लिखी थी, देवी चौधरानी पर। इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा था, क्योंकि एक विमेन ऐसी थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। तो ये जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो पूरा स्ट्रगल चल रहा था उसमें ये भी शामिल थी। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनके ऊपर एक नॉवल भी लिखा था, जिसमें उन्होंने विमेन की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की थी कि कैसे ये विमेन जो है वो ट्रेडिशनल, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट जाकर और आगे बढ़कर और ब्रिटिशर्स से लड़ रही हैं। तो उस चीज़ में कहा था। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक बहुत फेमस हिस्टोरिकल नॉवल भी है, आनंद मठ, जिनमें उन्होंने बेसिकली इसी सन्यासी रिवोल्ट के बारे में ही बात की थी। तो ऐसा कुछ आ जाए एग्ज़ाम में तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका चुआर अपराइजिंग। 1766 से लेकर के 72 तक की अपराइजिंग होती है। अब यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली फेमीन आता है, और फेमीन आने की वजह से अब आपको पता है ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा था कि भैया तुम्हारे साथ जो मर्ज़ी हो, हमारे पैसे आने चाहिए। ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक ही मतलब था ये। तो अब हुआ क्या, फेमीन आया तो ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी लॉस में थे, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा था, और इन सब के बावजूद भी लैंड रेवेन्यू की जो डिमांड थी ब्रिटिशर्स की वो बढ़ती ही जा रही थी, और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस वजह से चुआर जो एबोरिजिनल ट्राइब्समैन थे, जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोग ट्राइब्समैन थे, और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के, तो वहाँ पर जंगल महल था, वहाँ के लोग ट्राइब्समैन थे। ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अब ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे। तो उन्होंने हथियार उठा लिए फाइनली। तो ड्यूरेशन इसका रहा था 1766 से लेकर के 1772 तक का। और ये अपराइजिंग दोबारा से भी आई थी 1795 और 1816 में। तो ये टाइम भी इनका दोबारा से आने का रहा था। ये बेसिकली ये जो ट्राइब्स मैन थे, जो ये ट्राइबल लोग थे, ये बेसिकली फार्मर्स थे और हंटर्स थे। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था अपनी सॉइल से,
और ये लोग रेडी रहते थे कि फार्मर्स और फार्मिंग और हंटिंग में हम स्विच करते रहेंगे, तो हमेशा चेंज करने के लिए रेडी रहते थे कि उस हिसाब से जो जंगल के चीफ होते थे या ज़मींदार होते थे जिस हिसाब से भी बिड करते थे उस हिसाब से ये प्रोफेशन अपना फार्मिंग कर ली, हंटिंग कर ली, वो चीज़ चेंज करने को हमेशा रेडी रहते थे ये लोग। ठीक है, काफ़ी सारे लीडर्स थे जिन लोगों के अंडर चुआर अपराइजिंग हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब वो आप पढ़ सकते हो, वो स्टार्टिंग पोर्शन का पार्ट है। आप प्लीज़ स्टार्टिंग पोर्शन अच्छे से कवर करो अगर किसी को याद नहीं है चीज़ें तो, या अपराइजिंग्स याद नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो ये चीज़ हुई थी, तो चुआर अपराइजिंग का आप ये देख सकते हो। और चुआर जो वर्ड है ये कुछ लोग डेरोगेटरी भी मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस, और इसको रादर देन कॉलिंग इट दिस अपराइजिंग ये लोग रिवोल्ट ऑफ जंगल महल भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके से भी कहा जाता है, रिवोल्ट ऑफ जंगल महल भी कहा जाता है चुआर अपराइजिंग को। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हो अपराइजिंग, 1820 की अपराइजिंग है। हो और मुंडा अपराइजिंग आपने सुना होगा, 1820 से चली थी ये हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स, एंड 1837 तक ये चली। तो अब होता क्या है कि परहट के राजा होते हैं, उन्होंने ये हो ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज़ किया होता है कि हम लोग ये सिंहभूम में चल रहा है, ये सब चीज़ों के अगेंस्ट हम कंपनी की फोर्सेस के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। सिंहभूम जो कि अभी की झारखंड में है, वहाँ के लिए। तो ये 1827 तक चली। मेन इनका मोटिव ये था कि न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज़ जो दिन पर दिन लाई जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के, हमेशा कुछ भी फार्मिंग के लिए न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज़ आ जाती है, फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसीज़ आ जाती हैं, बंगालीज़ भी उनके रीजन में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ये लोग बेसिकली हथियार इन्होंने उठाए थे और कंपनी अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट किया था। तो ये रिवोल्ट 1827 तक चल रहा था। जब उसके बाद क्या हुआ था कि जो हो ट्राइब्समैन थे वो लोग हार गए थे, मतलब उन्होंने हथियार डाल दिए थे, तो सबमिट कर दिया उन्होंने। उसके बाद फिर 1831 में दोबारा से उनको लगा कि नहीं भाई ये तो चल नहीं रहा है इससे काम, तो उन्होंने दोबारा से एक ऑर्गेनाइज़ किया रिबेलियन। और इस बार उनको रिबेलियन में छोटा नागपुर के जो मुंडास थे उन्होंने भी ज्वाइन किया कि हम भी लड़ेंगे। तो उन्होंने भी जो नई फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी आई थी ब्रिटिशर्स की उसके अगेंस्ट भी लड़े थे। और साथ साथ उनका रीज़न ये भी था कि बंगालीज़ एंटर कर रहे थे उनके रीजन में, तो वो लोग नहीं चाहते थे, इस वजह से ये पूरी अपराइजिंग चली थी। रिवोल्ट हालांकि 1832 में ये बंद सा ही हो गया था, बट हो ऑपरेशन जो है वो 1837 तक चले थे। तो ये 1837 तक पूरा रिवोल्ट चल रहा था। और मुंडास भी फिर शांत नहीं रहते, उन्होंने भी दोबारा से स्टार्ट किया था, वो मैं आगे बता दूंगी, हो मुंडा अपराइजिंग भी पढ़ लेंगे दोबारा। तो यहाँ पर बस यही चीज़ है, इसका ड्यूरेशन आप ध्यान रख सकते हो। और 1837 तक मोटा मोटा आप ध्यान रखो कि ये तब तक चली थी अपराइजिंग। उसके बाद आती है कोल म्यूटिनी, 1831 की होती है ये। ठीक है, तो कोल म्यूटिनी किस बारे में है मैं बता देती हूँ आपको। इसका रीज़न था कि लैंड ट्रांसफ़र हो रहा था मुंडा से और आउटसाइडर्स को, आउटसाइडर्स मतलब कि सिख और मुस्लिम फार्मर्स को, इस वजह से कोल म्यूटिनी हुई थी। अब कोल्स जो थे वो और भी बाकी के ट्राइब्स के साथ ये छोटा नागपुर एरिया में ये लोग रह रहे थे। तो ये पूरा एरिया ये लोग कवर करते थे, जैसे रांची है, सिंहभूम है, हज़ारीबाग, पलामाऊ, तो ये पूरा एरिया कवर्ड था। और जितने भी वेस्टर्न पार्ट्स हैं, मनभूम के भी वेस्टर्न पार्ट्स को ये लोग कवर करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या था, 1831 में ये ट्रबल पूरा स्टार्ट हुआ था, जब इनकी जो लैंड है वो कोल हेडमैन से लेके जो बाहर हिंदूज़ हैं, सिख हैं, मुस्लिम फार्मर्स हैं और जितने भी मनी लेंडर्स हैं जो बहुत ही ओप्रेसिव थे और जो हैवी टैक्सेस डिमांड कर रहे थे, तो इन लोगों को इनकी लैंड जा रही थी। तो कोल ट्राइब से लेकर के लैंड जो है वो दूसरों को दी जा रही थी, आउटसाइडर्स को उनका मतलब था। तो इस वजह से इनके मन में उस चीज़ के लिए काफ़ी आक्रोश था। और इसके अलावा भी जो ब्रिटिशर्स की जुडिशियल पॉलिसीज़ थी, जुडिशियल पॉलिसीज़, रेवेन्यू पॉलिसीज़ भी थी, वो भी बहुत ही बुरी थी। ठीक है, जिसकी वजह से इनके जो ट्रेडिशनल सोशल कंडीशंस थे कोल्स के, वो काफ़ी अफेक्ट हुए थे। अब कोल्स ने उस चीज़ को रिजेंट किया, ऑब्वियसली वो करना ही था कि एक तो हमारी लैंड आप ले रहे हो, ऊपर से हमारे ऊपर जुडिशियल रेवेन्यू पॉलिसीज़ इतनी आपने स्ट्रिंजेंट हार्श लगाई हैं, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, वो था। तो कोल्स ने इस चीज़ को, पूरी सारी कंडीशंस को रिजेंट किया। और 1831 में उन्होंने बुद्धो भगत थे जो उनके लीडर थे, उनके अंडर उन्होंने ये पूरा रिबेलियन और ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया इन्होंने, रिजेंटमेंट।
एंड कोल रिबेल्स जो थे उनको काफ़ी तादाद में मार भी दिया गया, जला दिया गया, और बाहर जो जितने भी आउटसाइडर्स थे उनमें भी काफ़ी तादाद में लोग मारे गए थे। तो अब बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन भी चला था इसके बाद, जिसके बाद जाकर ये जो यहाँ पर पूरे एरिया में ऑर्डर रिस्टोर हो पाया था। तो काफ़ी बड़ी अपराइजिंग थी, काफ़ी बड़ी म्यूटिनी थी ये, कोल म्यूटिनी 1831 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्लीज़। नेक्स्ट आता है कंध। अब कंध इसको कहते हैं खोंड अपराइजिंग, भी आपने पढ़ा होगा जब स्पेक्ट्रम में बढ़ते हो तो वहाँ पर यही मेंशन किया जाता है। तो कंध है अपराइजिंग 1837 से लेकर के 1856 तक की अपराइजिंग होती है। इसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि जो ह्यूमन सैक्रिफाइस की प्रैक्टिस हमारे यहाँ चलती होती थी और मरिया प्रैक्टिस जो होती थी उसको बंद करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स। तो अब हुआ क्या था, 1837 से लेकर 1856 तक के जो खोंड्स थे ये हिली एरियाज़ में, वो उड़ीसा से लेकर के ये लोग उड़ीसा से लेकर के श्रीकुला और विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक श्रीकाकुलम और दूसरा विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट्स, आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। तो यहाँ पर इन लोगों ने इतने बड़े एरिया में कंपनी रूल के अगेंस्ट पूरा रिवोल्ट ऑर्गेनाइज़ किया था। ठीक है, अब हुआ क्या था, एक यंग राजा थे, खून के लीडर थे, चक्र बिसोई नाम था उनका। तो उनको बहुत सारे और भी ट्राइबल्स ने ज्वाइन किया था, घुमसर है, काला हांडी, बहुत सारे और ट्राइबल्स ने भी ज्वाइन किया था उनको। उनका मेन रीज़न ये था कि और जितना भी ये ह्यूमन सैक्रिफाइस हो रहे थे, नए नए टैक्सेस ब्रिटिशर्स लगाए जा रहे थे और ज़मींदार भी उनके एरिया में एंटर कर रहे थे, तो ये सारी जो सप्रेशन हो रहा था उनका, उसको सबको हटाने के लिए, अपोज करने के लिए ये पूरा अपराइजिंग स्टार्ट हुई थी। चक्र बिसोई फिर बाद में एकदम से गायब ही हो गए थे, जिसकी वजह से ये अपराइजिंग ख़त्म हो गई थी। अब ये जो एक खोंड रिबेलियन है 1914 का, उड़ीसा रीजन में ये बाद में दोबारा से आया था 1914 में। उड़ीसा रीजन में ये खोंड अपराइजिंग वापस से आई थी, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि अब फॉरेन रूल ख़त्म हो जाए और एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट अपनी चाह रहे थे लोग। ठीक है, तो उस टाइम पर ये दोबारा चला था। यहाँ पर आप देख सकते हो कंध ट्राइब्स जो थी पटना, घुमसर, कालाहांडी की, उन लोगों ने टंगी बैटल एक्स बोज के साथ जो बैटल होता है वो बैटल लड़ा था, एरो, स्वॉर्ड्स एक्सेट्रा से। अब नेक्स्ट आता है संथल राइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1854 में होता है ये, बेसिकली चलता है 1856 तक का पूरा अपराइजिंग चलता है। और संथल्स का बेसिकली ऑपरेशन हो रहा था काफ़ी टाइम से, जो कि एग्रीकल्चरल लोग थे, जो कि बेसिकली राजमहल हिल्स थे, वहाँ पर रहने आए थे, सेटल होने आए थे लोग, जो प्लेन्स था राजमहल हिल्स का, वहाँ पर। अब इनकी वजह से संथल रिबेलियन इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था ज़मींदार्स के अगेंस्ट। तो ऑपरेशन बेसिकली इनका हो रहा था आउटसाइडर्स के द्वारा, दीकू कहा जाता है। दीकू में आते हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स आ गई, पुलिस हो गई, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड, ये सारे मिलके ना इनको ऑपरेस कर रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से इन सब से गुस्सा खाकर ही संथल रिबेलियन स्टार्ट हुआ था। तो ये जो मनी लेंडर्स थे, इनके पास क्या था कि पुलिस का सपोर्ट था, ठीक है, और बाकी भी जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनका सपोर्ट था। तो उन लोगों ने ज़मींदार्स को ज्वाइन किया ताकि कि पेजेंट्स जो हैं उनको और ज़्यादा ओप्रेस किया जा सके। ठीक है, ताकि लैंड्स वगैरह हम अपने अंडर ले लें, या फिर जितना भी पैसा निकाल सकते हैं हम इनसे निकलवा लें। तो ये था, तो ये संथल ट्राइब जो है वो इनके द्वारा, ये संथल ट्राइब के द्वारा ये लॉन्च किया गया था दमनिको रीजन में, जो कि भागलपुर और राजमहल हिल्स के बीच में है। इसके लीडर्स थे, ये रिबेलियन जो है एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में बेसिकली टर्न हो गया था। तो 2 लीडर्स थे इनके, सिद्धू एंड कानू, अगर आपने नाम सुना हो तो। इनका नाम जो है ना थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जाता है, सिद्धू एंड कानू इज़ राइट, ये आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इनका नाम इस तरीके से लिखा जाता है। 2 भाई थे और संथल्स ने ये बेसिकली प्रोक्लेम कर दिया था कि हम लोग कंपनी रूल को अब ख़त्म करके ही रहेंगे। तो ये रिबेलियन को ऑल्दो 1856 में सप्रेस कर दिया गया था, बट इन्होंने ये पूरी मूवमेंट चलाई थी कि हम लोग काफ़ी तंग आ गए हैं ये ऑपरेशन से, और ये ऑपरेशन हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन्होंने बेसिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर भी कर दिया था कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें कंपनी रूल नहीं चाहिए। तो एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट था संथल परगनास का, वो क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि संथल्स को पैसिफाई किया जा सके। तो इस इतनी मतलब लार्ज स्केल पर ये हुआ था और इतना बड़ा अपराइजिंग था ये संथल राइजिंग। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, संथल रिबेलियन पूरा हुआ था।
अब आते हैं खासी अपराइजिंग पे। 1833 की अपराइजिंग होती है। इसका रीज़न बेसिकली ये था कि एक रोड लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा था ब्रह्मपुत्र वैली से लेकर के सिलहट तक। तो आउटसाइडर्स को ये प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें बेसिकली इंग्लिश मैन, बंगालीज और लेबरर्स जो थे, जो भी प्लेन एरियाज़ के थे, उनको इन रीजन्स में लाया गया था। तो ये चीज़ को ये अपोज करते थे, इस वजह से ये पूरी खासी अपराइजिंग चली थी। तो गारो, खासी, खामती, सिंगपो ट्राइब जो है, इन सब ने मिल के आउटसाइडर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। इनके लीडर तीरथ सिंह थे। 1833 में ये रिवोल्ट को सप्रेस भी कर दिया गया था। तो बेसिकली था क्या कि गारो और जैंतिया हिल्स जितने भी थे, तो यहाँ पर ये लोग रह रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था कि हम लोग एक रोड लिंकिंग प्रोजेक्ट लाते हैं ब्रह्मपुत्र वैली से ये सिलेट की तक, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे इंग्लिश मैन, बंगालीज, लेबर जितने भी थे, वो तो लाने ही थे ऑब्वियसली अगर आपको रोड बनानी है तो ये इन रीजन्स में लेके आ गए। अब जितने भी ये खासीज थे, गारोज, खामती, सिंगफोज वगैरह, जितने भी ये जो ट्राइब्स थे, इन्होंने अपने आप को एक तीरथ सिंह जो इनके लीडर थे, इनके अंडर ऑर्गेनाइज़ किया कि हम जितने भी ये जो स्ट्रेंजर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, इनको हम लोग निकालेंगे बाहर हमारे प्लेन से, हमारी जगह। तो ये अपराइजिंग जो है एक बहुत पॉपुलर रिवोल्ट में डेवलप हो गई थी और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। 1833 में जो सुपीरियर इंग्लिश मिलिट्री फोर्स थी, उन्होंने फाइनली ये रिवोल्ट को सप्रेस भी कर दिया था। तो ऑल इन ऑल ये था इसके बारे में। अब नेक्स्ट आता है आपका अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट भी इम्पॉर्टेंट है। ये 1828 से लेकर के 1833 तक में चला था। 1833 तक चला था। आसाम में ये चला था पूरा रिवोल्ट। ठीक है, बेसिकली था क्या कि बर्मीज़ वॉर के बाद जो कंपनी ने बड़े बड़े वादे किए थे, वो तो फुलफ़िल वो कर नहीं पाए। तो उन्हीं वादे फुलफ़िल ना करने की वजह से अहोम रिवोल्ट हुआ था। तो ये अपराइजिंग फाइनली बाद में कंपनी के द्वारा सप्रेस भी कर दी गई थी, जब उन्होंने पूरे किंगडम को ही डिवाइड कर दिया था। बट ये रिवोल्ट हुआ था। रीज़न इसका यही था कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग आसाम से चले जाएंगे एक बार बर्मा वॉर ख़त्म हो गया। तो बर्मा वॉर हुआ था 1824 से लेकर के 26 तक का। ठीक है, तो ये उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इनको प्रॉमिस किया था कि आसाम से जाने का। तो उन्होंने अब क्या किया था कि जितनी भी अहोम की जो टेरिटरी है वो कंपनी की डोमिनियन में लेने की भी अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी, और जिसकी वजह से ये रिबेलियन पूरा स्टार्ट हो गया था। इस पूरे जो अहोम रिवोल्ट के लीडर थे वो थे गोमाधर कोनबर। ठीक है, तो गोमाधर कुंवर इनके लीडर थे। फाइनली एक कंसिलिएटरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी और ब्रिटिश ने जो अपर आसाम है वो महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को दे दिया था, और एक रिस्टोर्ड पार्ट था एसएमएस किंग के किंगडम का, वो भी। ठीक है, अब नेक्स्ट आया है आपका पागलपंथी मूवमेंट 1830 की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेमी रिलीजियस ग्रुप था बेसिकली, पागलपंथी, जो कि हजोंग और गारो ट्राइब्स थी मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट की, उसके द्वारा ये बना हुआ था कॉन्स्टिट्यूट। बेसिकली ये सब लोग करते थे और करम शाह के द्वारा ये फाउंड किया गया था। रीज़न पागलपंथी मूवमेंट का ये था कि ज़मींदार्स का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से पागलपंथी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी 1830s में। अब यहाँ पर क्या था, जितने भी ट्राइबल पेजेंट्स थे, उन्होंने करम शाह के बेटे थे टीपू, ठीक है, उनके, ये वो वाले टीपू नहीं है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। अब जो टीपू थे, करम शाह के बेटे थे, उनके अंडर पेजेंट्स ने खुद को, जितने भी ट्राइबल पेजेंट्स थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया खुद को ताकि हम ज़मींदार से लड़ें, उन्होंने डिसाइड किया था। तो 1825 से लेकर के 1835 तक जो पागलपंथी थे, उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था कि हम लोग कोई भी रेंट पे नहीं करेंगे एक सर्टेन लिमिट के बाद। तो एक लिमिट होनी चाहिए कि हम इतना रेंट पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका रेंट बढ़ता ही जा रहा है। और उन्होंने ज़मींदार के घरों को भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो उनके बेटे थे, करम शाह के बेटे थे टीपू, उन्होंने बेसिकली इस पूरी मूवमेंट को रिलीजियस और पॉलिटिकल बना दिया था, और उन्होंने टेनेंट्स के कॉजेज़ के अगेंस्ट ये लोग खड़े हुए थे। तो ये पूरा मूवमेंट उस हिसाब से चला था। फिर टीपू ने शेरपुर को भी कैप्चर किया 1825 में और रॉयल पावर एज्यूम कर ली थी, तो ये पावर में आ गए थे। उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ जो है गारो हिल्स में भी एक्सटेंड हो गई थी। तो ये था बेसिकली ऑल इन ऑल, पागलपंथीज़ ने मना कर दिया, हम रेंट वगैरह नहीं पे करेंगे। ज़मींदार को अटैक करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने, और गवर्नमेंट ने एक नया इक्विटेबल अरेंजमेंट काइंड ऑफ लेकर आए थे कि हम लोग पेजेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, बट
उस मूवमेंट को बहुत ही वायलेंटली सप्रेस भी कर दिया गया था। तो ये था पूरा पागलपंथी मूवमेंट का थोड़ा सा समरी। अब नेक्स्ट आता है आपका फ़रेज़ी रिवोल्ट 1838 का। अब फ़रेज़ी रिवोल्ट का रीज़न ये था कि जो भी इंग्लिश इंट्रूडर्स थे उनको बंगाल से निकालना था इन लोगों को। तो फ़रेज़ी बेसिकली मुस्लिम सेक्ट था, उसके फॉलोअर्स थे जो कि हाजी शरीयत अल्लाह जो फरीदपुर के थे उनके द्वारा ईस्टर्न बंगाल में ये फाउंड किया गया था। तो उन्होंने रैडिकल रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस जितने भी थे उनको एडवोकेट किया था। शरीयत अल्लाह जो कि दादू मियाँ के सन थे, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सबको ऑर्गेनाइज़ किया था क्योंकि उनका भी एम यही था कि इंग्लिश इंट्रूडर्स को बंगाल से निकालना है। तो अगर आप देखोगे ना जितने भी रिवोल्ट्स और मूवमेंट चल रहे हैं उनका मोटा मोटा जो एम रहा है ना वो यही रहा है कि हम लोग भैया ब्रिटिशर्स का रूल बस बहुत हो गया, हम लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं, इन लोगों को निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। तो यही था, उन्होंने एक रैडिकल रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल चेंजेस ये लोग लेके आना चाहते थे। और ज़मींदार्स की जो बहुत हार्श पॉलिसीज़ होती थी उसके अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे थे, जितने भी टेनेंट्स थे उसके कॉजेज़ के अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे थे। ये डिस्टर्बेंसेस 1838 से लेकर के 1857 तक चली थी और ज़्यादातर जो फ़राज़ीज़ थे उनको उन्होंने वहाबी रैंक्स को भी ज्वाइन किया था। तो ये बेसिकली टेनेंट्स वगैरह के कॉजेज़ के लिए लड़ रहे थे, आप इतना ध्यान रख सकते हो इसको। नेक्स्ट आता है आपका मुंडा रिवोल्ट 1870 से लेकर के 1900 का, उल गुलान भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर रीज़न बेसिकली यही था। मुंडा रिवोल्ट के बारे में थोड़ा सा पहले भी पढ़ लिया था, अब दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें ये था कि एक कॉमन लैंड होल्डिंग सिस्टम चल रहा था अच्छा खासा, बट ये जागीरदार जो थे और ठेकेदार थे, ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, उनके द्वारा ये पूरा कॉमन लैंड होल्डिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो बिरसा मुंडा इनके लीडर थे और 6000 की फ़ोर्स जो है ऑर्गेनाइज़ की गई थी जिसको बिरसा मुंडा लीड कर रहे थे और इनका एम था कि हम लोग इस लैंड पर मुंडा रूल लेकर आएंगे। उसके बाद बिरसा मुंडा को जेल हो गई थी 1900 में और उसके बाद ये मूवमेंट थोड़ा सा ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो ये बिरसा मुंडा जेल में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद ये मूवमेंट जितने भी आप देखोगे ना मूवमेंट्स, अगर उनके लीडर्स की डेथ हो जा रही है ना तो वो मूवमेंट थोड़े से सप्रेस हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है, अदरवाइज़ ब्रिटिशर्स वॉलेंटली उसको वायलेंटली सप्रेस कर देते थे। तो ये आप रीज़न देखोगे जब भी आप कुछ भी रिवोल्ट्स वगैरह के बारे में जैसे पढ़ोगे ना तो मोस्टली यही सब रीजंस रहे हैं। तो बस मुंडा रिवोल्ट के बारे में ये था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेस्टर्न इंडिया की जितनी भी अपराइजिंग थी ना उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे भील अपराइजिंग थी, कच्छ अपराइजिंग थी एंड वगैरह राइजिंग। तो ये वाली जितनी भी अपराइजिंग थी इंपॉर्टेंट है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वेस्टर्न इंडिया का पढ़ेंगे। ये ईस्टर्न इंडिया वाला हमने डिस्कस किया। ऑलराइट, एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट सिनॉप्सिस IAS। यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज में जाओगे तो 2020 50-50 सीरीज़ में आपको सारे आपको डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये लेक्चर इसी कोर्स का पार्ट है जिसमें हम लोग 70 हाई यील्डिंग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और इस साल हम लोगों ने CSAT के टॉपिक्स भी इंक्लूड किए हैं 2020 50-50 सीरीज़ में। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको जितनी भी चीज़ें देखनी है, कितने क्वेश्चन कहाँ से कब आए हैं और टॉपिक लिस्ट उन लोगों के लिए आप देख सकते हो। जैसे कुछ लोग जैसे खुद प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो वो लोग यहाँ से ये खोल के देखोगे ना टॉपिक लिस्ट आपको सारी यहाँ से मिल जाएंगी। तो जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग तो कंटेंट बना के दे ही रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।